राकेश, इस पूरी जानकारी के लिए तो राकेश सज्जन हमारे सीतामढ़ी संवाददाता बता रहे थे कि स्थिति वहां तनावपूर्ण है और बड़ी संख्या में दल बल के साथ पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है और पुलिस के जो अधिकारी हैं लोगों को समझा बुझा रहे हैं ताकि वो अपराधी को सुरक्षित बिना नुकसान पहुंचाए पुलिस के हवाले कर दिया जाए ताकि पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सके आगे। तो अभी सोनबरसा बाजार की स्थिति बहुत तनावपूर्ण हमारे संवाददाता बता रहे थे। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का दल पहुंचा है और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आक्रोशित लोग हंगामे पर उतारू हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में स्थिति संभालने में पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। वहीं सदर अस्पताल में भी काफी भीड़ है। वहां पर व्यवसायी जिनकी हत्या हुई है उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जाना है। इसके अलावा इस कांड में 2 अपराधियों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसमें एक अपराधी तो भागने में सफल है जबकि दूसरे अपराधी को लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है और लोगों ने उसे जमकर पीटा है। और पुलिस का कहना है कि अपराधी को पीटे नहीं बल्कि पुलिस के हवाले कर दे ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों को संभालने में पुलिस को खासी दिक्कत हो रही है। और बात करते हैं सीतामढ़ी एसपी पंकज सिन्हा से। सिन्हा साहब, वहां पर स्थिति सोनबरसा बाजार में काफी मुश्किल स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है। फिलहाल वहां पर मौजूद हैं क्या पुलिसकर्मी? तो एसपी से हमारा संपर्क भंग हो गया। जैसा कि हम समझ सकते हैं एसपी अभी काफी व्यस्त होंगे, मौके पर वहां पर स्थिति संभालने में, लोगों से बातचीत करने में व्यस्त होंगे। संभव है वो आगे हमें जानकारी दे सकें। तो फिलहाल जो स्थिति है वहां पर हमारे संवाददाता बता रहे थे कि स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे हुए, बड़ी संख्या में पुलिस दल बल के साथ पहुंची हुई है। एसपी खुद वहां पर संभवतः मौके पर ही हैं और लोगों को समझा बुझा रहे हैं। हालांकि इससे पहले एसपी ने कम पुलिसकर्मियों के साथ वहां जाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से आक्रोश को देखते हुए एक बार तो एसपी तक को वहां से लौटना पड़ा। बाद में दल बल के साथ एसपी खुद मौके के लिए रवाना हुआ और संभवतः वो एसपी भी खुद मौके पर मौजूद हैं। और एक बार फिर हम बात करते हैं एसपी सीतामढ़ी पंकज सिन्हा से। पंकज जी, वहां पर सोनबरसा बाजार में स्थिति तनावपूर्ण बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या नियंत्रित है लोग? हाँ, स्थिति एकदम पूरी तरह नियंत्रित होने को है। अब सब कुछ सामान्य हो चला है जी। और यहाँ पर जो भी समस्या उठा था वो एक इंडियन और नेपाली करेंसी को एक्सचेंज करने वाले एक व्यक्ति थे, प्रमोद शाह जी जी जी। उनसे 2 अपराधी पैसा छीनने का कोशिश किए और एकदम सोनबरसा में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहीं पर इनका एक ये इस तरह का काम किया करते थे जी। ये और जब उन्होंने रेसिस्ट किया तो अपराधियों ने गोली चला दिया जी, जिससे उसके बाद से ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। लोग जो अभियुक्त थे, एक लड़का जो कौशर लाहिरी था, उसको मौत चाह रही थी कि उसको पकड़कर और मारपीट किया जाए या उसके साथ कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे लोग। तो वहां पुलिस इंटरवीन करके उस जो भी क्रिमिनल था कौशल लाहिरी को हम लोग उसको लाए हैं और कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो विस्तार से हमारे माफ कीजिएगा एसपी पंकज सिन्हा ने, सीतामढ़ी के एसपी पंकज सिन्हा ने विस्तार से बताया कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है और जिस अपराधी को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है, इससे पहले उसके साथ मारपीट भी की गई। अपराधी के साथ मारपीट की गई और थोड़ी दिक्कत जरूर हुई पुलिस को अपराधी को पकड़ने में। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तालियां बजाओ, तालियां मिल स्विमिंग पूल के बाहर बैठा दारू पी रहा बेबड़े दिन में, तो वो इतना टॉवल पहन के ना ये उसको मसाज कर रही, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर हम लोग अपनी आयु पे आ जाए तो हमारी पप्पी पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का। कोई इमरान हाशमी कहता जो भी है, अगर उसे अमेरिका छोड़ा है तुम्हारी माँ बहन कर देगा वो। जेब में सिर्फ 340 रुपए और मायानगरी की अंतहीन दुनिया। कानपुर से आंखों में सपने और चंद रुपयों के साथ राजीव कुछ यूं ही निकल पड़े थे, लेकिन न रास्ते का पता था न जरिए का। पता था तो सिर्फ मंजिल का, और मंजिल थी एक्टिंग की दुनिया में कामयाबी। जाने कितने साल रोते हुए सिर्फ इस इंतजार में गुजारे कि कब वो समय आएगा जब वो लोगों को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा पाएंगे। और आखिरकार किस्मत ने एक यू टर्न लिया और किस्मत का ये फकीर लोगों के दिलों का शहंशाह बन गया। शुरुआत आप कुछ लोगों से कह के करना चाहते हैं? तो कैसी मेरी नेबर है, वो बड़ी परेशान, बोलते भाई साहब मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं बोला क्या हुआ? आपको तो मालूम है मेरे हस्बैंड महीने में 25 दिन ट्रेन के सफर में रहती है। बोला अच्छा ना, 25 दिन तो सुकून से रहती है ना? नहीं 25 दिन तो सुकून से रहती हूँ, 5 दिन में बहुत परेशान कर। मैं बोला हुआ नहीं, बहुत तकलीफ देती। हुआ क्या? इनकी पूरी हैबिट ट्रेन जैसी हो गई है। मैं इनका इंतजार करती हूँ कि ये आ रहे होंगे, घर के बाहर खड़ी होती हूँ गेट पे, आती मेरे ऊपर भड़क, हट गेट पे खड़ी हो गई, मुझे अंदर घुसना है। ये घर के अंदर आते, घर के अंदर पूरा सिस्टम एकदम ट्रेन जैसा कर दिया है। इतना अच्छा डबल बेड था, डबल बेड को कटवा के 2 फुट का बर्थ जैसा बनवा दिया, उसके ऊपर सो गए। कितनी अच्छी पिलो दे दो, पिलो उठा के फेंक देंगे सिर के नीचे, जब जूता लगाते तब रात में नींद आती। और जब नींद नहीं आती बच्चे लोगों को जगाते हैं, ये तरह तरह की आवाजें लगवाते हैं बच्चे लोगों को, चाहिए चाहिए मूंगफली चाहिए 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 चाहिए। अपना साबुन मंजन ब्रश पूरा एक थैली में डाल करके अपने बेड के नीचे जंजीर से डाल कर सुबह सुबह चाय देती हूँ ना पीने के लिए, चाय पियेंगे और कप को खिड़की से उठा के बाहर फेंक देते। महीने में 14 कप तोड़ चुके हैं। खाना खाने के लिए कहती हूँ खाना खा लो तो बोलते रुक जाओ, अलीगढ़ आ जाए एक दफा। अब घर के अंदर कहाँ से अलीगढ़ लेके आओ? इनके चक्कर में ना बच्चे लोग बिगड़ गए। वो ट्रेन वाली है भी बच्चे लोग बिगड़। मैं बोला ऐसा क्या हुआ भाई साहब बता दें, मुझे शर्म आती है। जाने दी नहीं ऐसा क्या हुआ? मैं साहब ये बाथरूम में जाते पता नहीं क्या गंदा संदा लिख के चले आते हैं। हमने कहा तुमको समझाती नहीं समझाती है, जैसे समझाती है ना तो तुरंत अपनी अटैची उठाते, बोलते बहन जी मेरा स्टेशन आ गया। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। कानपुर के पास एक गांव में आपका जन्म हुआ? जी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे जी। उस वक्त के बारे में क्या बता सकते हैं आप हमको? वो जब समय था जब मैं छोटा था, मेरे फादर कानपुर में एक ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री है, वहां पर एक मामूली सी नौकरी किया करते थे और हम उस वक्त इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। मेरे फादर सुबह 7 बजे साइकिल से ऑफिस जाते थे और शाम को 7 बजे वापस आते थे। 12 घंटे उनको लगातार मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बदले में उनको चंद पैसे जो भी मिलते थे उससे 4 बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना। तो कई बार मुझे याद है बचपन में मैं स्कूल जाया करता था तो वहां से टीचर मतलब ड्रेस ना पहनने की वजह से कि तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, ड्रेस नहीं पहनी है, वापस जाओ। तो घर पे आते थे मम्मी देखो ड्रेस के लिए भगा दिया है, तो मम्मी लेकर के जाती थी, टीचर को बोलती थी नहीं हम बनवा देंगे, अभी हमारे फादर को 10 तारीख को सैलरी मिलती थी, अभी मिलेगी तो हम लोग कुछ, तो जाकर रिक्वेस्ट करके मुझे वापस स्कूल छोड़ करके आती थी। और इसके बाद जब मैं आगे 9th में गया तो उस कॉलेज में मुझे मालूम हुआ कि वहां पर कुछ पुअर बॉयज फंड जैसी एक सुविधा है, तो वो एक सुविधा का लाभ लिया और वैसे पढ़ाई की मैंने।
राजू कैसे हो और क्या हाल चल रहा है? याद है तुमको जब बीएससी कर रहे थे और तुम उस समय बोल रहे थे उसको बॉम्बे जाना है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि बॉम्बे में जाके करेंगे क्या, पैसा तो है नहीं इतना कि वहाँ जाके स्ट्रगल करें या कुछ करें। तो मैंने तुम्हारी जॉब लगाया एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तुमने जॉब भी किया और बढ़ती ऑफिसर्स को भी खुश रखा और साथ साथ अपना काम भी शुरू किया। हम बॉम्बे में धीरे धीरे तुम सेटल भी हो गए अच्छे से, और मैं तो चाहता हूँ तुम और ज्यादा आगे बढ़ो। ये डॉक्टर M.K. दीक्षित हैं, पशु चिकित्सक हैं। जब मैं मुंबई जाने के बारे में सोचता था, मुझे कुछ नहीं पता कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या घर वाले भी नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं। मैं किसी से अगर बोलूं भी तो अच्छा मुंबई हो तो पता चला वो भी डर लगा रहता। तो मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। तो जब मेरा जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने इनका ही इस्तेमाल किया और इन्होंने मुझे घर पे भी मैंने यही बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला है, ये देखिए लेटर लिख के दिया है, ये तो इनके इत्मीनान की वजह से घर वालों ने मुझे जाने दिया। चलिए, तो मुंबई पहुंच गए जैसे तैसे, लेकिन मुंबई तो बड़ा मुश्किल जगह है। मेरा एक दोस्त था दीपू करके कानपुर में, दीपू के ताऊजी यहाँ मुंबई में रहते थे। हाँ, और मुझे लगता था ये एक चिट्ठी ताऊजी के लिए क्योंकि काम का सिलसिला तो मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कि किसी कंपनी का, लेकिन रहने का सिलसिला तो वो फिर ताऊजी के लिए उन्होंने लेटर लिखा कि भैया ये राजू हैं, हमारे घर के बच्चे जैसे हैं, तो इनको जरा थोड़ा सा बम्बई आ रहे हैं कुछ दिन का। तो उनका लेटर वेटर लेकर के मैं वहां पर पहुंच गया ताऊजी के पास। वो काफी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बोला अच्छा यहाँ रहो, सामान ऊपर रख दो, ये बाहर बालकनी है, बालकनी में एक चटाई बिछा के सो जाया करो, सुबह 6 बजे उठो और सब यहाँ का साफ सफाई कीजिए और 8 दिन तुम यहाँ रहो, इसके बाद तुम अपना आगे का निजाम करते रहो। हाँ, फिर तब तक वहीं पीसीओ में शाम को उनके पीसीओ पे बैठना पड़ता था मुझे। तो वहाँ पीसीओ में तमाम लोग आते थे। तो वहीं पर एक हमारे कानपुर के मिश्रा जी मिल गए जो रेलवे में नौकरी किया करते थे। उनसे बात हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं हमारे पास ऐसा ऐसा रहने की बड़ी समस्या है। ये तो बोले मैं अकेला रहता हूँ, ये वो। तो हमने तो तुरंत बैग तैयार कर लिया कि इतना कानपुर के हैं ये वो। तो उन्होंने बोला लेकिन पैसे वैसे का कितने दोगे, क्या करोगे? उन्होंने बोला तुम 500 रुपये दे दिया करो और बाहर वाले कमरे में तुम अपना, हमने ठीक है 500 दे देंगे हम। तो उनके रूम में रहने लगा। फिर वहां ना तो कोई दरी, न चटाई, न कुछ, न पानी पीने का एक गिलास या बोतल, कुछ नहीं था। तो जैसे तैसे 2-4 दिन चला। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पैसे भी नहीं मेरे पास और भूख जबरदस्त। तो उस वक्त मम्मी ने मेरी एक लैया का सत्तू जो होता है वो बांध करके एक उसमें रखा हुआ था, तो जिसको मैं रखा हुआ था, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उस दिन वो सत्तू फिर हमने कहा आज इसको जो है इसको ठोक, हाँ उसको निकाला मैंने। लेकिन सत्तू को उसको बनाने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए, घोल डालने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई बर्तन में बड़ा अगल बगल देखता रहा कहीं कोई। तो और भूख और चीजें, कई बार वो समय ऐसा होता है जिसको हालांकि बताने में बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। फिर मैं टॉयलेट में गया मैं, और वहां एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ था, उसको मैंने धोया और धो करके रात के 12 बज गए थे काफी, उसमें फिर मैंने सत्तू डाला और उससे मैंने उसके बाद हुआ क्या कि फिर मेरी जब स्थिति हो गई तो 1-2 दिन तो सत्तू वत्तू में निकल गया चीजें। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गया, बुखार आ गया। अब मेरे पास ना तो दवा लेने के पैसे ना कुछ चीजें। तो मैं बस उठा और चालू डब्बे में ट्रेन में बैठ करके मैं वापस कानपुर चला गया। तो इसके बाद फिर मैं कानपुर गया, कानपुर से फिर वापस लौट आया। फिर वापस मैंने कहा कि नहीं मुझे वापस आना है, कुछ करना है। लेकिन यहाँ वापस आया, फिर वही भूख प्यास, वही तकलीफ, वही संघर्ष फिर शुरू हो गया। तो सोने को वाकई में मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि इसके बाद फिर मैं एक ऐसी जगह शिफ्ट हो गया जो हमारे कानपुर के मामा जी, उनकी एक डेयरी हुआ करती थी वहां पर।
तो उनकी डेयरी पे मैं सुबह दूध लोगों के घरों में, चूंकि डेयरी थी इनकी, तो मैं साइकिल में टांग करके दूध ले जाकर घरों तक पहुंचाना। कस्टमर्स आ जाते थे, चाय बनानी तो चाय बनाता था, ये भी साफ करता था, ताकि इनको ये लगे कि नहीं पूरी तरीके से चीजों को ये है। उसके बाद बीच में किसी को बोझ ना लगे। चलिए एक मैसेज और सुनवाते हैं। याद है आपको हमारी और पहली मुलाकात? तभी मुझे देख के आपको लगा कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आप लोगों को हंसाते हैं और लिखते रहते हैं, जो जो चीज आप लिखते हैं वो मुझे सुनाते हैं, फिर हम लोग सब हंसते हैं। इन सब बात होने के बावजूद भी उस वक्त आपको काम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आपको एक जगह टिफिन घरों में, ऑफिसों में देने के लिए एक जगह काम लगाया, आपने वो भी किया। आप वाकई में हिम्मत ना हारने वालों में से हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत किया, जिसका नतीजा आज ये है कि आप भी देख रहे हैं और सारा जमाना देख रहा है कि आप आज कहाँ हैं। उन्होंने भी मेरा काफी सहयोग किया और मुझे सबसे बड़ा एक कभी आज भी मैं याद करता हूं तो उससे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि उस वक्त कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए इसके लिए। तो इन्होंने मुझे, सिराज भाई ने मुझे काम दिलाया था। एक सिंधी भाई थे, वो घर में खाना बनाया करते थे, तो दोपहर में खाना ऑफिसेस में टिफिन, तो उनको लोगों को जाकर के खाना खिलाना, खाली टिफिन लेकर के वापस आना, ये काम था। कई दिन ये हुआ कि कई दिन ऐसा भूख लगती तो मैं सबको सर्व करता था, तो कोई बोलता था जरा ये भाजी और देना, तो मैं ऐसे कटोरा था कि भाई ये तो भाजी खत्म हो गई, ये वाली ले लो। हालांकि वाकई में ऐसे दिखा भी देता था खत्म हो गई, उसमें थोड़ी सी साइड में लगी, क्योंकि बड़ा टिफिन होता था ना, तो थोड़ा थोड़ा साइड में, तो दूसरे टिफिन में, तीसरे टिफिन में, सब कुछ साइड में। तो फिर मैं वहां से निकलता था जब इतनी भूख, ऑफिस से खिला करके एक चाय की दुकान थी किनारे, उसके यहाँ मैं सारे टिफिन फटाफट ऐसे खोलता था, ये इसमें करके, और उसमें बचा हुआ जो भी भोजन था वो खाता था, पेट में राहत मिली। फिर तो वो चीज मुझे कभी कभी उन दिनों गाना नहीं गाते थे? हाँ, मैंने गाना नहीं गाता था, बस एक सोचता था कि औरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यासे रह जाते हैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन है कि उनकी सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम, दूसरे का विलोम। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। हर किसान को ये समझाएं, खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल प्राइसिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, यात्री गर्व से बतला रे।
शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। बेटा आप जाओ, अभी आप बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बन गए। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी, अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ, बिल जरूर लें। जागो ग्राहक जागो। चलिए, तो संघर्ष की बातें हो गई। फिर वो जो किस्मत का U-टर्न होना था, वो कैसे हुआ? शेखर सुमन तक कैसे पहुंचे आप? मैं अपने हिसाब से कुछ कुछ लिख करके रखता रहता था। फिर अचानक ये शो शुरू हुआ शेखर सुमन जी का, मोर्स एंड शेखर्स। वो मेरे पास तो टीवी भी नहीं था, कहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो कैसे तो छोटे से स्लम में मैं रहता था, जैसे निकलता था लोगों के घरों में टीवी ऐसे लगे रहते थे, तो मैं ऐसे खड़े होकर किसी घर में टीवी देखने लगता था। तो कह रहे कैसे खड़ा है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तो मैंने एक दिन ये शो देखा शेखर जी, तो उसमें कुछ जोक सुने मैंने, तो मुझे लगा कि मैं जो लिखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, और ये शेखर सुमन साहब जो बोल रहे हैं, तो उस वक्त मुझे वो जोक्स, वो कंटेंट मुझे ऐसा लगता था कि इससे हैवी मैं दे सकता हूँ इनको। हाँ, तो मैंने कहा इनसे मिलना, और ये मुझे क्यों खड़ा करेंगे, मुझे क्यों एंटरटेन करेंगे, और इनका घर, इनका पता, एड्रेस कहाँ से ढूंढूं मैं, इनका नंबर कहाँ से ढूंढूं। बड़ा संघर्ष करता रहा कि कोई शेखर सुमन से मुझे मिलवा दे, बट किसी ने नहीं मिला। तो एक दिन अचानक मैं कहीं अंधेरी में किसी के ऑफिस में गया था मिलने, तो अचानक डायरेक्टरी रखी हुई थी, वहां से मैंने देखा तो उनका नंबर मिल गया मुझे, लैंडलाइन नंबर। अब मैं कहा मैं फोन करूंगा तो पता नहीं कौन है क्या है भाई, क्यों। मैंने फोन किया, अलका भाभी ने फोन उठाया, बोलिए क्या है। तो मैंने थोड़ा डेरिंग अपने का, शेखर है क्या, शेखर से मिलना है। मैं ये बात मैंने शेखर जी को भी नहीं बताई। अब उनको पता चला। तो मैंने कहा सर, मैं फटफट मैंने, सर मेरा नाम राजीव निगम है सर, मैंने लिखता हूँ, मैंने आपका शो देखा है सर, और आपके शो के सामने मैंने सर बहुत अच्छी चीज के बहुत सारे जोक लिखकर मैं चाहता हूँ कि सर आपके लिए दूं, और मैं सर मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको करें बस सर ये, और मैं किससे मिलूं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोले ये तुम इनसे मिल लो, ये अभिज्ञान झा है जो हमारे शो के क्रिएटिव हेड है। तो करते करते अभिज्ञान साहब को मिला मैं, अंधेरी स्टेशन से पैदल लोखंडवाला तक आना जाना। तो सेट पे गया, वो बोले सेट पे आ जाओ। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, और मेरी पहली जब स्क्रिप्ट शूट हुई तो उन्होंने बोला यार आज का एपिसोड यार बड़ा कमाल का था, किसने लिखा? तो फिर अभिज्ञान ने मुझे बोला कि ये राजू है, नया राइटर आया है, इसने लिखा है। वेरी गुड राजू। तो एक बात बताइए, मूवीज और शेखर्स का कोई खास जोक आज शेयर किया गया लोगों के साथ? एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन है, इतने बड़े फैन कि उनकी सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम दूसरे का विलोम। हमने जो मैडम को उन्हें पहचाना नहीं, बोले मेरी पत्नी है कपाल भारती। मैंने कहा आपको पिताजी नहीं दिख रहे? आपको मालूम नहीं पिछले दिन उनको प्राणायाम हो गया। तो उसी लैंग्वेज की बात। चलिए पत्रकारों का भी कुछ होगा। एक तो पहली बात यह है कि आजकल टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स स्पेशली काफी तादाद में हो गए हैं, और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे की खबरें जुटानी है, इतना कंपटीशन हो जाएगा। किसी गली में अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता भी मर गया तो ब्रेकिंग न्यूज।
बोलने लगा नमस्कार, अभी भी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से ही मौजूद हमारे संवाददाता मनी हर जगह पहले से मौजूद रहते हैं, इतने एडवांस। हाँ अच्छा, एक खास बात और देखी, कई बार ऐसा करते करते बोलते बोलते एक वर्ड को कई बार रिपीट भी करते हैं लोग। हाँ ये बताओ जो मनीष, हेलो, हाँ हाँ मनीष, मनीष भी खड़ा रहते हैं। हाँ मनीष, हाँ मनीष ये बताओ जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता एक्सीडेंट में नहीं हुआ है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? हाँ मनीष, मनीष ऐसे ही खड़ा रहता है। नहीं ये बताओ जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हो चुकी, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है मनीष? लगता है मनीष से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष उधर से बोला नहीं, संपर्क हो रहा है इधर। मनीष प्यार से कर रही, कभी स्टूडियो में भी प्यार से मनीष किया था। जब बाहर निकलता हूँ धूप में गर्मी में तो बड़ा मनीष करती है। मनीष भी शुरू हो जाता। शालिनी जैसा कि आप देख सकती हो जो कुत्ता मरा हुआ है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है, जैसा कि आप देख सकती है। इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकती है। इस कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है, जैसा कि आप देख सकती है। इस कुत्ते के शरीर पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है। इससे मुझे लगता है इस कुत्ते ने सुसाइड किया है। अच्छा मनीष ये बताओ जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, इस कुत्ते की मौत को लेकर के शासन और प्रशासन का क्या कहना है? तो सबसे आगे बढ़ रहे हैं शासन प्रशासन। जो 10 घंटे हो गए मरे हुए हैं तो कोई जिम्मेदार आदमी, सबसे पहले मैं पहुंचा हूं यहाँ पे। अच्छा तुमने किसी से बात की क्या ये कुत्ता किसी का पालतू कुत्ता था? हाँ हमने कभी बुजुर्गों से बात की, उनका कहना कम्मा कर मारा कुत्ता पेट पालना मुश्किल है, महंगाई में कुत्ता कौन। मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है क्या? उससे अंदाजा लगाया कुत्ते के सगे संबंधी में पहुंच गया वहां पर। मनीष ये बताओ कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए तो क्या उसने, हेलो मनीष, जैसे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? हेलो मनीष, मनीष जैसे कि कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज है, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? अरे सगे संबंधी की मार बोलिए, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। वो बेचारा सोया हुआ था कहीं पर, अपना पूछू स्टॉप करके अपना उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। मुझे याद है जब पहली बार आपने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। प्रपोज नहीं था वो, आप जानना चाहते थे कि मेरी वुड बी की क्वालिटीज क्या होंगी और मैं क्या परसीव करती हूँ अपने वुड बी में। और जब मैंने वो लिखा कुछ 10 क्वालिटीज जैसे सेल्फ मेड मैन एंड ऑल, और आपने बहुत शरारती उसमें कहा था कि ये सारी क्वालिटीज आप में हैं और मुझे क्यों नहीं नजर आया आप में। उसके बाद गौर करने के बाद मुझे लगा कि हाँ आप में वो सारी क्वालिटीज है। और उसके बाद हमारे बीच में जो बॉन्ड बना वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी आज शादी हो गई है। मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत परफेक्ट है और वाकई में ऐसा हुआ। जिस दिन से मेरे जीवन में ये आई उस दिन से हमारा जीवन सो नाइस। राजीव सच कहूं उम्मीद नहीं थी ऐसी बातचीत हो जाएगी आज, और दुनिया को हमेशा हंसाते रहते हैं लेकिन आज मैंने देखा कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए आपने। इतना बेहतरीन आप लिखते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था आपकी ताकत है आपकी लेखनी, हम चाहते हैं वो ताकत हमेशा बरकरार रहे। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। चलिए लेकिन ब्रेक पर हंसाते हंसाते चलते हैं, कुछ हो जाए। सिद्धू जी कैसे फनकार हैं कि वो